नाज़रीन, प्रोग्राम रियल पॉलिटिक्स में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्तैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत का अहाता करेंगे उसके बारे में आपको बताते चले। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गुज़िश्ता 3 दिनों से जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ट्रंप की तकरीर, और ट्रंप की तकरीर के बाद के जो असरात है उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान का भी बयानिया आखिरकार आ गया, देर आए दुरुस्त आए, चले आ तो गए, और जिस तरह से आए उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नैब के ऊपर बात करेंगे। नैब में अभी जिस आखिरी जो है उन्हें कह दिया गया है कि आप लोग आएँ, आके पेश हों, लेकिन यकीनन वो लोग पेश नहीं होंगे, तो उसके बाद क्या होगा इस पर हम आज बात करेंगे। NA-120 पर भी बात की जाएगी और भी दीगर मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराते चले। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियोज़ में जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमारे साथ एजाज चौधरी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मिर्ज़ा इख्तियार बेग है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कुछ देर के बाद जाना चकसई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान का बयानिया आया, बेशक कंडेम किया हमने कहा कि ये बात पसंद नहीं आई, मुलतवी भी किया गया दौरा जो भी अमेरिका जाना था, लेकिन ख़त्म नहीं किया गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, पहले दोस्त ममालिक से मिलेंगे, उनकी राय लेंगे, हम उनका साथ पूछेंगे कितना हमारे साथ है, खासतौर पे वो कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर हमें टच करते हैं उनको जाकर मिलेंगे। किस कदर स्ट्रॉन्ग बयानी आप इसे समझते हैं कि ये है, और इसमें क्या है जो नहीं कहा गया? देखिए, पहले एक तो मैं ये कह दूं कि हुकूमत ने सही तरीके से इसको अप्रोच किया है, अगरचे लेट किया है। इसको बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि ट्रंप की तकरीर के बारे में और सारी दुनिया को ये पता था ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान को इसलिए तैयार होना चाहिए था। वो हम तैयार नहीं थे, और उसके बाद से जो हमने जो कुछ देखा वो ठीक है। हमारे बयानिए की कमज़ोरी जो सबसे बड़ी है वो एक तो पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो ये हैं। कोई भी फॉरेन पॉलिसी और कोई भी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक आपके अंदरूनी हालात उसको उतनी ताकत अता नहीं करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत आपके बातों में नहीं होती, सबसे ज़्यादा ताकत वो होती है जो आप लेकर चलते हैं, और उसमें आपके मुल्क के अंदरूनी हालात स्टेबल होना बहुत लाजमी है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपका उन लोगों के साथ रब्ता जो आपके साथ हम ख्याल हैं इस सिलसिले में, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत लाजमी है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि चीन हमसे भी पहले चीन ने सारे ट्रंप साहब के बयान को रद्द कर दिया, और उसके बाद कल देखा कि हमने रूस भी इसमें खुल के सामने आ गया। लेकिन जिन ममालिक की पाकिस्तान को और भी ज़रूरत थी, तुर्की अभी तक नहीं बोला, और ईरान ने अभी तक इस सिलसिले में कोई बात नहीं की, जो इस सारे मामले में उतने ही इफ़ेक्टिव हैं या इफेक्टेड हैं जितना पाकिस्तान है इस वक्त। तो इस सिलसिले में बयानिया की जहाँ तक बात की जाए, तो बयानिया पाकिस्तान का एक कमज़ोरी इसमें है कि हम हर दफ़ा ये जिताते हैं कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। हम उनको क्यों ये नहीं बताते कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इस खित्ते में फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन से काम किए। जब आप वो बात करेंगे तो फिर अमेरिका को पता भी चलेगा। फिर आप उसको क्यों ये नहीं बताते हम कि अमेरिका अपने पिट्ठू भारत को जिस तरीके से परवान चढ़ा रहा है अफगानिस्तान में, और जो नए रोल की बात कर रहा है उसके लिए, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में और फ़रोग़ करने में मदद मिली है। इसलिए ये बात पाकिस्तान ने, चूँकि पहले हम डेवलप नहीं कर सके, हमारी गवर्नमेंट ने ये बात नहीं की, इसलिए इस बयानी में जब ये बात करते हैं तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग बात खुल के सामने नहीं आई। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो थी कि पाकिस्तान अब क्या करेगा इस सिलसिले में, पाकिस्तान का इस रद्द-ए-अमल तो हमने दे दिया, पाकिस्तान का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो शायद हम सही तरीके से नहीं बता सके। ठीक है, चाहे एजाज चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं जो बयानिया दिया गया, जो स्टैंड लिया जा रहा है, और जो हम अब मुलाकातें करेंगे अपने दोस्त ममालिक से, जो मुलाकातें करेंगे और उसके बाद शायद अमेरिका भी जाएंगे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है उसे क्या बरकरार रखा जाएगा? आपको क्या दिख रहा है? बहुत शुक्रिया मेरीन। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कोई तकरीबन 70-75 बरस पहले ये कहा था कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। पाकिस्तान की 70 बरस की पॉलिसी के अंदर हमारा अमेरिका की तरफ झुकाव ये नाकाबिल फ़हम है मेरे जैसे सियासत के तालिब इल्म के लिए। उसके बाद आप ये समझें कि एक पॉलिसी वो थी कि जो हमने अफ़गानिस्तान से रूस को निकालने के लिए इस्तेमाल की, और अमेरिका समेत दुनिया के 125 ममालिक उस पॉलिसी के साथ थे। जिस दिन आखिरी सिपाही चला गया, अमेरिका ने और इन ममालिक ने हमें अबंडन कर दिया, छोड़ दिया। अफ़गानिस्तान भी छोड़ दिया, हमें भी छोड़ दिया। उसके बाद 9/11 हुआ, कोई पाकिस्तानी 9/11 में नहीं था। हम
दहशतगर्दी के हाथों तबाह बर्बाद हो गए। 70,000 लोग बेचारे मारे गए, 6-7 हज़ार पाक फ़ौज के जवान और अफसर जर्नैलों तक शहीद हुए। इस मुल्क का 125 अरब रुपए का नुकसान, डॉलर का नुकसान हो गया। खुद हमारा स्टेट बैंक और हुकूमत कहती है अगर इस मुल्क के अंदर पिछले 8-10 साल से कोई खारजा पॉलिसी होती और बिलखुसूस इन 4.5 सालों के अंदर कोई वजीर खारजा नहीं था, वजीर खारजा था और ये यकीनन एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या जो बयानिया दिया गया है आप उससे मुतमईन है, ये ठीक बयानिया है, समझते हैं आप इसे? देखिए, मैं आप सर्च करता हूँ, मैं तो हुकूमत ने कोई बयानिया ही नहीं दिया। उससे बेहतर गुफ्तगू और बात तो चाइना के वजीर आजम ने या रूस के सदर ने की है, इसलिए हमारा तो कोई बयानिया ही नहीं है। हम तो कुछ यानी बोल ही नहीं सके, उनके सामने बात का जवाब ही नहीं दे सके। इसलिए मैं ये समझता हूँ आपने वो फिक्रा पूरा नहीं होने दिया। 4 अप्रैल 2016 से लेकर आज तक वजीर आजम रहा है, साबिक वजीर आजम नाअहल, वो जिस पनामा के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई अगला वजीर आजम आया वो भी कहता है मैंने उसी से जाके हिदायत लेनी है, उसी से रहनुमाई लेनी है। ये पाकिस्तान है, ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है। नए सेंसस की जो बातचीत बाहर आ गई है, खुदा के वास्ते हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है और हमें लानत भेज देनी है ऐसी इमदाद के ऊपर कि जो परवाज में कोताही के मुतरादिफ हो। नहीं चाहिए। मैं आपको दावे से कहता हूँ ये जज्बाती बात नहीं है। हम अमेरिका से भी जंग नहीं लड़ना चाहते, हम भारत से भी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन एक एटमी कुव्वत होते हुए, इतनी शानदार फौज होते हुए अगर इस जिल्लत को हम पहुंचे हैं तो हमारी कोई खारजा पॉलिसी की नाकामी है। हमारे खारजा मिशन है। बल्कि मैं इंटरव्यू भी सुन रही थी इमरान खान साहब ने जो CNN को दिया, उसका भी हम जिक्र करेंगे अभी बाद में। एक अच्छा मौक़िफ़ उन्होंने दिया पाकिस्तान की तरफ से, जो एक जवाब होना चाहिए था उस तरह का जवाब उनकी तरफ से आया, तो आई डू एक्नॉलेज दैट कि एक अच्छा उन्होंने उसके ऊपर बयानिया दिया, जबकि इंटरनेशनल मीडिया में उसको डिस्कस भी फिर बहुत किया गया। अच्छा, ये बताइएगा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपको क्या लगता है, आपकी राय में, यही मेरा सवाल है अभी मेरे पैनल से, कि ये जो बयानिया दिया गया है ये आपको लगता है एक सही बयानी? और आप लोगों ने जो एक कमेटी बनाई है, गालिबन 10 रुकनी कमेटी है, और ये खारजा उमूर की जो पॉलिसीज़ है उनके हवाले से जो कमेटी है, क्या सोच है आपकी इस हवाले से? क्या आप लोग करना चाह रहे हो उस कमेटी के थ्रू? वो खारजा पॉलिसी जो हमारी हुकूमत को शायद देनी थी या दी जानी चाहिए थी हुकूमत की जानिब से, वो अब क्या अपोजिशन तैयार करेगी और वो उसको लेकर चलेगी क्या? देखिए, इस मौजू पर सबतैन अपोजिशन और हुक्मरान कुछ एक कौमी मसला है और बड़ा कौमी मसला है। और जो अमेरिका का जो स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की कल स्टेटमेंट आई है और जो बयानात आए हैं, वो पूरे मुल्क को उसने हिला के डाला है, पूरे ख़ित्ते को उसने एक अहमियत है उसकी, और उसके हर कॉर्नर से प्रॉपरली जवाब भी जाना चाहिए, रिबेटल भी जाना चाहिए, फैक्चुअल पोजीशन भी सामने लानी चाहिए। उसमें PPP ने यकीनन फॉरेन लाइसेंस कमेटी बनाई है जिसमें शहरी रहमान और हिना रब्बानी खैर और दूसरे लोग तमाम उसमें शामिल हैं, और वो इसका आपका जो एलानिया है उसको भी रिव्यू कर रहे हैं। उसमें जो वो कमी बेशी है वो भी ऐड करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ मज़ीद आगे कही जा सकती है। और हमने ये इस सिलसिले में कभी भी नहीं सोचा कि ये अपोजिशन का लाहेअमल ये है और हुकूमत का ये लाहेअमल है, हुकूमत ये कह रही है, हम ये कह रहे हैं। नहीं, ये कौमी मसला है और बहुत बड़ा कौमी मसला है, और उसमें अपोजिशन ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, सिविल अस्करी क़यादत ने, सियासी जमातों ने मिल के एक स्टांस लेना है। और वो स्टांस ये है कि अमेरिका को ये बताया जाए कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बिल्कुल गलत है, उसको हम रद्द करते हैं, वी डोंट बाई टू इट। हकीकत ये है, और उसमें तमाम फैक्चुअल पोजीशन उसमें बतलाई जाए, और फिर ये भी बताया जाए कि ये अमेरिका के जो सदर हैं ये अपनी कोताहियाँ या अपनी नाकामियाँ हमें स्केप गोट बना रहे हैं। जब 3,000 से 5,000 या 10,000 अमेरिकन फ़ौज की बात कर रहे हैं, इसमें कोई वज़न नहीं है। जब 1 लाख कुछ हज़ार नाटो की फ़ौज वहाँ पे नहीं कर सकी क्योंकि गलत पॉलिसियाँ थी, क्योंकि मिस हैंडलिंग था, आपने तालिबान को टेबल पे नहीं लाए और वो तमाम मुज़ाकरात नहीं हुए, और जो बात हो रही थी कि उनको गवर्नमेंट बनाने की पेशकश की जाएगी और जिसमें एक मखलूत हुकूमत बनेगी, ब्रॉड बेस हुकूमत बनेगी, वो सब बातों से वो मुनारिफ हो गए।
तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये बताना चाहिए कि आपके ये यू टर्न है, आपकी गलत पॉलिसियाँ हैं, आपकी गलत अप्रोच है, जो नेटो की 1 लाख से ज़्यादा फौज जो है वो भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जाना चकजई साहब, हुकूमत की कोई वाज़ेह खारजा पॉलिसी नहीं है, 3 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद कोई एक बयानिया सामने आता है जिसे कि एक इतना सॉलिड जो है बयानिया नहीं गर्दाना जा रहा। बाज़ हल्के जो है वो काफ़ी तनकीद भी इसके ऊपर कर रहे हैं, और अब यहाँ तक कि आपकी अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खुद से एक कमेटी बना रहे हैं, 10 रुकनी कमेटी है, सेनेटर्स इसमें होंगे, शरी रहमान साहिबा होंगी और बाकी जो लोग हैं इसमें होंगे, और हिना रब्बानी खर साहिबा भी होंगी। तो अब बैठ के अपोजिशन की तरफ से खारजा पॉलिसी जो है वो वज़ा की जाएगी, यानी जो काम हुकूमत का है वो अब अपोजिशन बैठकर करेगी। क्यों इतनी देर कर दी, और आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा वाज़ेह बयानिया होना चाहिए था? देखिए, पहली बात ये तो अपोजिशन तो तनकीद करती रहेगी, उन्हें जो है ये मौका चाहिए, लेकिन असल में मेच्योर अप्रोच ये है कि हमें डिटेल्ड रिस्पांस देना है। अभी तक पॉलिसी के कंटूर्स हमारे सामने आए हैं, सब डिटेल्स जो इवल डिटेल्स में है उसके कंटूर्स किसी के पास इस वक्त नहीं है। हमें नहीं मालूम कि जो उनके टैक्टिक्स क्या होंगे, इंडिया का किरदार क्या होगा, इकनॉमिक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक उनके लिए क्या अमेरिका ने रोल इन्वेस्टिज किया है। इसी तरह हमें ये नहीं मालूम कि खुद अमेरिका की जो कोर्सिव मेजर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। इन तमाम के लिए हमें कंटिजेंसीज चाहिए, हमने अपने इदारों से इनपुट लेना है, तमाम इंस्टीट्यूशन से उन्हें उनके एडवाइस और गाइडलाइंस चाहिए। तो एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल एनालिसिस और इनपुट के बाद एक पॉलिसी मुरतब की जाती है, आपके गोल्स और अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं। ये 9/11 का मोमेंट है हमारे लिए कि हम किस तरह इस आज के बाद, इस पॉलिसी के बाद इस खिते में और ख़ुद पाकिस्तान के अपने मफादात को हम सिक्योर करेंगे। तो ये एक बयान से मसला हल नहीं होता, एक नैरेटिव पहले दिन देने से मसला हल नहीं होता। रियल पॉलिसी चॉइसेस हमने सेट करने हैं, और उसके लिए हमें हर लेवल पे ये कंसल्टेशन है, चाहे वो अस्करी इदारों के साथ हमारी, चाहे वो हमारे रीजन अलाइज के साथ है। ये कंसल्टेशन एक प्रोसेस है, और प्रोसेस 1 दिन में 2 दिन में आप मुकम्मल नहीं कर सकते। लिहाजा अगर जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें फॉरेन पॉलिसी के अबजद नहीं मालूम कि आप यूं नी जर्क रिएक्शन नहीं दे सकते जब तक आपके पास तमाम सवालात तो जाना चकजई साहब, आपकी बात से अगर मैं अखज़ करूं, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़राब हो सकते हैं, अमेरिका की तरफ से हमें कोई मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो इस डर और खौफ की वजह से हम ज़रा सहमे रहेंगे और हम वो बयानियाँ नहीं देंगे जो हमें देना चाहिए। बहैसियत कौम, मतलब इस वक्त सारी कौम मुंतज़िर है कोई एक ऐसी बात, 2 टोक वाज़ेह बात की जाए, जवाब दिया जाए उनको। हमारी कुर्बानियाँ ज़्यादा है, हमारी ज़मीन इस्तेमाल होती रही, वो इमदाद के नाम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम तो इमदाद तो कुछ भी नहीं थी, आटे में नमक के बराबर नहीं थी जो उन्होंने दी, जितना हमने उनके लिए किया है। देखिए, जो इनिशियल बयानिया है वो तो आ चुका है, लेकिन असल में हमने पॉलिसी कंटूर्स बनाने हैं, हमने सवालात का जवाब लेना है और फिर उसके लिए पॉलिसी मुरतब करनी है। खुदा न खास्ता अगर कल जो है कोई हमला होता है तो क्या हमारे पास जो है काइनेटिक स्पेस है, या हमारे इदारों ने हमें बताना है। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक की इमदाद बंद होती है तो माशी तौर पर हम सस्टेन रख सकते हैं, उसके लिए क्या कंटिजेंसी होनी चाहिए, ये हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में देने हैं। फॉरेन पॉलिसी में जो हमारे दोस्त इत्तेहादी ममालिक हैं उनके क्या जो तासुरात हैं, अगर इंडिया का किरदार अफगानिस्तान में इस हद तक बढ़ जाता है जिस तरह उनका भूटान और नेपाल में है, तो चीन का मैसेज क्या होगा, इसी तरह सऊदी अरब और रूस का जो है मजमूई कंसर्न क्या है। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें जो दाखिली भी और हमारे रीजनल लेवल पे भी हमें ये इनपुट दरकार है। और ये एक कमज़ोर, जिसे आप कहते हैं सुल्तान राई वाले डायलॉग के ज़रिए सोल्यूशन नहीं है। रियल पॉलिसी ऑप्शंस हमने ढूंढने हैं और इसके बुनियाद पे हमने देना है कि ये स्टेप्स हैं और ये हमारे गोल्स हैं। रही ये बात कि हमने कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना, हमने कोशिश करनी है कि कोई मैसिव इंगेजमेंट से जो गैप है हम उसको रिड्यूस करें, लेकिन अपने मुफादात पे कोई, यानी हम चाहते हैं कि मामलात भी हमारे उनके साथ ठीक रहे। जनरल साहब, आप क्या इनकी बात से एग्री करेंगे जो ये बात इस वक्त जाना चकजई साहब कर रहे हैं? हमें बहुत सी चीज़ें और भी देखनी है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं, हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, लेकिन जो हमारी इस वक्त आप कह लें कि हमें जिस सिचुएशन में अमेरिका ने डाला है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, बहैसियत कौम आप क्या समझते हैं, ये जो अभी हम पर सवाल उठाए गए उनका जवाब देना नहीं बनता? हुकूमत की तरफ सबकी नज़रें नहीं होंगी क्या? देखिए, जवाब देना तो बनता है। अगर अमरीकी सदर इतना वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को मतून भी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी बातें भी कर रहा है, तो हमारे वज़ीर आज़म को बोलना चाहिए था।
हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करने के बजाय रेमंड डेविस का किस्सा ज़्यादा मुनासिब समझा इसको छेड़ने के लिए। दूसरा आप देख लीजिए कि ट्रंप ने 6-7 महीने लगाए हैं अपनी स्पीच पॉलिसी स्टेटमेंट देने से पहले तैयारी के लिए। हम सबको पता था क्या हो रहा है, हुकूमत सोई हुई थी उस वक्त। हुकूमत की तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ पनामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब को बचाने में लगी हुई थी। और 3 दफ़ा के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आज वो बोले भी हैं, बहुत सारा बोले हैं, उनके मुंह से एक दफ़ा पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र नहीं हुआ, अपने मसाइल का रोते रहे। इशू ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी आपकी एक दिन में नहीं बन जाती। फ़ॉरेन पॉलिसी आपको लगता है टाइम बनाने में, फिर उस पर अमल कराने में आपको टाइम लगता है। अगर आज हम कोशिश करें भी तो हमारी जो भी कोशिश हम करेंगे, एक तो नईफ होगी, नज़ार होगी, उसके पीछे जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको मसाइल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इदराक ही नहीं है कि हम खड़े किस वक्त हैं और कहाँ पर हैं और हमारे साथ होने क्या लगा है, उसका हमारा सारी स्ट्रेटजी होगी क्या। इसलिए मैं समझता हूँ कि बयानिया तो आप दे दें, लेकिन बयानिया को एक दिन में ना दिया जा सकता है, ना इसको मनवाया जा सकता है। ये ठीक है कि अमरीका से हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये भी ठीक है कि हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के वफादात के लिए हर वो फैसला करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के लिए है। क्या हम ये वाज़े कर सकें अपनी अवाम पे? मेरा ख्याल है नहीं कर सकें। सही, चलिए, यानी कि हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें तमाम मामलात को लेकर चलना है। एजाज चौधरी साहब, जब जाएंगे अगर ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिका, क्योंकि अभी तो वो नहीं जा रहे, मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन जाएंगे, जब जाए तो क्या मौक़िफ़ उनको अपनाना चाहिए? ये हुकूमत ने 2 फ़िक्रे कहे हैं। जान चकज़ई मेरे भाई हैं, लेकिन मैं तो हुकूमत को ही समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें अबजद का भी बारे में नहीं मालूम, एक फ़िक्रा उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि हम सुल्तान राय की ज़ुबान बोल रहे हैं। मैं इनसे अर्ज़ करता हूँ कि ये वाहिद पाकिस्तान की हुकूमत थी जो नाअहल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की, जिसे पाकिस्तान की सारी सियासी, सारी मजहबी और सारी की सारी समाजी तंजीमों ने नेशनल एक्शन प्लान जैसी यानी एक कॉमन ग्राउंड फ्राहम की। मुझे ये बताइए कि कोई, यानी पहले अगर ज़िया-उल हक से शुरू हो जाएं, ना ज़िया-उल हक को ऐसी हमायत हासिल हो सकी, उसके बाद नवाज शरीफ बेनज़ीर आते जाते रहे, ना मुशर्रफ को ऐसी हमायत हासिल हो सकी, ना जरदारी साहब के वक्त को। मुझे ये बताइए इनसे ज़्यादा नाकाम आदमी दुनिया के तख्ते के ऊपर कोई होगा कि जिसे पूरी कौम की वॉर ऑन टेरर के ऊपर एक पूरा मंसूबा बना के 100% हमायत हासिल हो जाए और वो दुनिया को वो सेल ही ना कर सके, वो अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख ही ना सके और उसके ऊपर अमल दरामद। तो ये सुल्तान राय की ज़ुबान है, ये यानी हमें अबजद से वाकफियत नहीं है। ये ज़रा होश से बात करें। पूरी कौम इनका देख रही है एक्ट पिछले 4-4.5 साल से कि इन्होंने कमाई क्या की है। हमें ब्रेक पे जाना है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो नाज़रीन को हम देते चले। ब्रेक से वापस आके हम इस मौजू को कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड 11 के खिलाफ मुतवक्के कौमी टीम का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें सरफराज कप्तान होंगे, जबकि उमर अमीन, अहमद शहजाद, फ़खर जमान और बाबर आजम इसमें शामिल हैं। शोएब मलिक, हम्माद वसीम, मोहम्मद नवाज़ और उस्मान चनवारी, इन्हें भी टीम में शामिल किया गया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, जब हम वापस आएंगे तो इस मौजू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप, उनका जब बयान आता है उसके बाद पाकिस्तान का बयान जो 3 दिन के बाद आता है, वो बयान कितना एक वाज़ेह है। और फिर हम देखते हैं कि अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनकी तरफ से जो बयान आते हैं उनका क्या कहना है। एक तरफ कमेटियां बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे। हमको आपको दिखाते क्लिप ज़रा सुनवाते हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा, उसके बाद ज़रा हम आगे बात करेंगे। In my opinion, Pakistan has been the biggest collateral damage in this Afghan adventure. It was ill thought out. There was no definite aims. They never tried a proper political solution in Afghanistan. There was bombings and killings. And to blame Pakistan at the end, who is the biggest sufferer of this war? Which country has lost 70,000 people going in to help the Americans in Afghanistan? And when they talk about loss to the economy, it's over $100 billion. We are much better off staying out of Afghanistan
I would say that this is a deeply flawed policy. It's more of the same. If he's going to send more troops, what are these troops going to do which 150,000 NATO troops could not do? They should engage the neighbors. That means China, Russia, and Iran. And actually, the US should think of leaving Afghanistan. Because as long as there are troops in Afghanistan, there's always going to be a problem. जी, इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया वो आपने सुना, कुछ उसके पॉइंट्स आपने सुने। इमरान खान अक्सर औकात इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, कभी CNN को, कभी BBC को, और जब भी देते हैं तो ये कहा जाता है कि इमरान खान क्रिटिक्स अमेरिकन पॉलिसी इन पाकिस्तान। आपको लगता है इख्तियार बेग साहब, ये मौका जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गंवा दिया? सियासी तौर पर इमरान खान साहब को एक बड़ा अच्छा मौका मिला, उन्होंने उसको बड़े अच्छे से बताया, लोगों को बताया, एक अच्छा मौक़िफ़ अपनाया, दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। सियासी तौर पर काफ़ी अब वो मजबूत इस पॉइंट पे दिखाई देते हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनाने के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ एक आप लोगों ने कमेटी बनाई, और कोई मौक़िफ़ आप लोग का जवाब देंगे दुनिया को? जी, पहली चीज़ तो यह है पीपल्स पार्टी ने बड़ी संजीदगी से इस इशू को लिया है। हमने इसके ऊपर एक खुसूसी कमेटी हाई पावर्ड बनाई थी, उसमें डेलिब्रेशन घंटों होते रहे। उसके बाद हमने कमेटी बनाई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल किए, और वो कमेटी बयानिया और पाकिस्तान का स्टांस के बारे में बताएगी। पाकिस्तान का जो एलानिया हुकूमत का है, यकीनन ये बहुत कमज़ोर भी है और बहुत ताख़ीर से भी है। ताजुब की बात यह है कि सबसे पहले चीन ने उस पे पाकिस्तान की सपोर्ट की और उस एलानिया को इनडायरेक्टली उन्होंने रद्द किया। उसके बाद फिर रशिया ने कहा कि ये पाकिस्तान के पे जो अमेरिका का मौक़िफ़ वो गलत है, और उसने उसकी तरदीद की और पाकिस्तान की कुर्बानियों की और कंट्रीब्यूशन की बात। तो जब हमारे दोस्त ममालिक हमसे पहले इसके लिए तैयार थे, हुकूमत ने प्रियम्प्ट नहीं करा क्या? ये तो बहुत पहले से एक्सपेक्टेड था कि ट्रंप की नई पॉलिसी आने वाली है अफ़गानिस्तान के बारे में, जिसमें पाकिस्तान को मज़ीद टाइटन करना चाहते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे अमेरिका के जो दिल में एक अनकम्फर्ट है, वो CPEC की है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। ये दो चीज़ें हैं जिनको न वेस्ट डाइजेस्ट कर पा रहा है, न अमेरिका डाइजेस्ट कर पा रहा है। सही। तो ये दो चीज़ें तो हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों पे वो बात नहीं कर सकते। हमारा हक है एज ए सॉवरन नेशन कि हम न्यूक्लियर डिटरेंट रखें, और चाइना के साथ हम CPEC जो ख़त्ते की खुशहाली के मंसूबे हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, इंडिया के साथ गठजोड़ है, और ये पूरी कोशिश उनकी है कि पाकिस्तान पे इतना दबाव डाला जाए कि हमारे CPEC के मंसूबे जो हैं वो रुक जाएं, होल्ड हो जाएं, ताख़ीर का शिकार हो जाएं, या फिर सरमायाकार जो हैं उनके एतमाद को शेकी कर दिया जाए। इसका लुबे-लुबाब ठीक है जाना चकज़ई साहब, हमें पहले से मालूम था अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या आएगा या अमेरिका का बयानिया क्या आएगा, ट्रंप क्या बोलेंगे, ये सब कुछ हमें मालूम था, लेकिन हम तैयार नहीं थे। शायद हम इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई बेहतरी मौक़िफ़ दे दिया जाए, या फिर वो जो एक बात कल शौकत बसरा साहब भी कर रहे थे कि मोदी, ट्रंप और वो वाला जो गठजोड़ है, और वो नवाज शरीफ साहब को भी जो बीच में शामिल कर लिया जाता है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई इस तरह का बयानिया ना आना। इमरान खान साहब ने बात कर दी, बिलावल भुट्टो ने बात कर दी, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। और दो टोक एक बयान इमरान खान तो दे देते हैं, लेकिन बड़ी मुबहम सा बयान दिया जाता है हुकूमत की तरफ से। आप नहीं समझते कि ये बयान बहुत ही मुबहम है? मियां नवाज शरीफ साहब को भी कुछ कहना चाहिए था, खामोशी कब तोड़ेंगे वो? पहली बात तो ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी 6 महीने से बन रही है और हमने कुछ नहीं किया। मैं इस प्रोपोजिशन से इत्तेफाक नहीं करता। मिलिट्री लेवल पे और सिविलियन लेवल पे पिछले तकरीबन 8 महीनों से हम इंगेज है अमेरिका के साथ। 2-3 चीज़ों पे हमारे इख्तलाफात उस वक्त थे जिसको हमने डिस्कशन में लाए और कोशिश की कि गैप कम हो। आज भी उसी जगह पे हम खड़े हैं। मिसाल दो कौन सी चीज़ें, एक ये कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ जो यानी उनके लिए तालिबान के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ौजी एक्शन जो हमारे मुफाद में नहीं है, अमेरिका हमसे चाहता, हमारा नो कल भी था आज भी था। इस हवाले से मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स रही जो नाकाम रही। दूसरी बात ये कि इंडिया के हवाले से हमने बारहा उनसे हर डिस्कशन में कहा है कि अगर आप इस खिते में एक न्यूट्रल इंटरलोक्यूटर बनना चाहते हैं तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमारी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, और अगर उनको कोई किरदार भी अफगानिस्तान मिलता है ये भी ख़िलाफ़ है। रही ये भी कि कौन से काउंटर मेजर्स आपने करने हैं, तो जब तक
मेजर्स का हमें पता नहीं चलता, वो तो एक ख्वाब देखने वाली बात है, लेकिन कुछ चीज़ों पे लेकिन हमारा बात वहीं पे बदस्तूर मौजूद है जाने चकजई साहब के मियां नवाज शरीफ साहब कब कहेंगे कुछ, उनकी जानिब से ज़रा इंतज़ार जो है वो मौजूद है। जनरल साहब, फ़ौज और जो हमारे सिविल हुकूमत है इस मौजू पर एक पेज पर है? देखिए, एक पेज पर कैसे हो सकती है? हुकूमत ने जब अपना मौक़िफ़ दिया तो बड़ा वाज़ेह तौर पर उनको बताना चाहिए था अमेरिका को और ट्रंप साहब को कि अमेरिका ने किस तरीके से अफ़गानिस्तान में अमन की तमाम कोशिशों को सबटाज किया है। ये ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए था हमारे बयानिए में कि पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ना कि बड़ा मुबहम सा जवाब। मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि बहुत कमजोरी थी इसमें, और कमजोरी सबसे बड़ी ये भी थी कि हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था अफवाज पाकिस्तान किस हद तक की बात कर सकती हैं। अफवाज पाकिस्तान तो अपने लिमिटेड उसमें बात कर रही थी, लेकिन चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उनके जो पहले सेंटकॉम के चीफ आए थे उसको भी, फिर जो उनके जो एम्बेसडर मिले बाद ने, उनका ये है गुड कॉप है बैड कॉप का, फिर उन्होंने भी फिर बड़ा वाज़ेह तौर पर उनको बता दिया कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चीज़ें पसंद नहीं करेगा। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ चीज़ें सामने नहीं कही जा सकती, लेकिन हुकूमत अमेरिका को ये बताने में, दुनिया को ये बताने में नाकाम रही है कि किस तरीके से अमेरिका ने और नेटो ने मिलकर पाकिस्तान की, दूसरे मुल्कों की, रूस की, चीन की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया है। ये हमारे बयानिए का दिपाचा होना चाहिए था, नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल सही, ठीक है। हमें एक ब्रेक पे जाना है नाज़रीन। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने भी रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर कर दी। रिव्यू पिटिशन का फ़र्क क्या पड़ेगा, असर क्या होगा, और मबहम हम एक बार फिर से कहेंगे पॉलिसी है मियां नवाज शरीफ साहब की, हम अगर कह ले या शरीफ फैमिली की, कि रिव्यू पिटिशन उसी अदालत में दायर किया जा रहा है जिसके हवाले से अभी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब में नहीं जाया जा रहा, JIT के ऊपर बात जो की जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ात तो बदस्तूर मौजूद है और जहाँ भी रिव्यू पिटिशन के लिए उसी अदालत में रहे, और जब वहाँ से जवाब आएगा तो फिर हम नैब में जाएंगे। ये सब क्या, इस मामले पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करनी है हमें इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने पहले ही रिव्यू पिटिशन दायर की हुई है, अब उनके बच्चों की जानिब से, उनके दामाद की जानिब से भी रिव्यू पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। अब नैब में ना जाने की जो वजह बयान की जाती है वो शरीफ एंड फैमिली की जानिब से वो ये बयान की जाती है कि चूँकि हमने रिव्यू पिटिशन दायर की हुई है और जब तक कि उसका फैसला नहीं आ जाता तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये बेकार जाएगा नैब के सामने पेश होने का। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह वो कहते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नैब जो इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें जो है JIT के ऊपर अमल करेगा, JIT की तफ्तीश को इसमें शामिल किया जा रहा है और JIT पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इन अदर वर्ड्स नैब के सामने मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो पेश नहीं हो रहे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस सब पर तो हम बात करते रहे, लेकिन सबसे पहले तो ज़रा जान लेते हैं कि ना पेश होना और फिर रिव्यू पिटिशन का उसी अदालत में दायर करना, ये सब क्या जाना चकजई साहब, पहले तो आप बता दीजिए कि रिव्यू पिटिशन उसी अदालत में जिनके जजेस पर आपको एतराज़ात है, इस रिव्यू पिटिशन के अंदर भी ये बात की गई, JIT के ऊपर भी बात की गई, इस सारे तफ्तीशी अमल के ऊपर भी सवाल किया गया, तो फिर क्या आप लोगों को लग रहा है इस रिव्यू पिटिशन से आप लोग को हासिल हो जाएगा जिसके बाद आप नैब में पेश होंगे? कुछ हासिल करने की ना ख्वाहिश है ना तो ये तारीख़ के लिए ये पिटिशन है, ये हिस्ट्री के लिए है, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस की तरह केस है, ये हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी और जिस तरह बाकी फ़ैसले हुए हैं ये भी एक कंट्रोवर्शियल फ़ैसला साबित होगा। तो इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ या उनके जो ख़दशात और कंसर्न्स थे, जो आइनी जिस तरह आइनी गैर आइनी तरीके से एक प्रोसेस के ज़रिए एक जस्टिस जो है डिस्पेंस हुआ है उसको हाईलाइट करना मकसूद है। तो हिस्ट्री विल जज और तारीख़ के लिए कुछ बातें की जाती हैं क्योंकि ही इज़ अ मैन फॉर हिस्ट्री। अच्छा ठीक है, चले सही। अच्छा ये बताइए एजाज चौधरी साहब, 190 के तहत जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अदलिया को हुक्म देना चाहिए फ़ौज को और फिर इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लानी चाहिए, ये सब कुछ क्या हो सकता है पाकिस्तान की तारीख को सामने रखते हुए? और अगर इस तरह की कोई मूव होती है तो क्या पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे, क्या नज़र आता है? मेरी इजाज़त दे दें कि वक्फे से पहले एक फ़िक्रा जो मौजू था, एक फ़िक्रा उस पर कह लूँ। आपने 3 दफ़ा कहा कि नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई बयान नहीं दिया। नवाज शरीफ एक पर्सोना नॉन ग्राटा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ एक्यूज्ड है, वो ना ही बोले तो बेहतर है।
पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जमहूरियत है, कोई पार्लिमानी निज़ाम है, उसको कोई सरबराह है, उसको बात करनी चाहिए। बात कहें नवाज शरीफ, ये मेरी एक नाक़िस और आज चलिए, आपने तो काम ही आसान कर दिया मियां नवाज शरीफ साहब का, है आपने तो काम ही आसान कर दिया। वो भी रहे और आपने कहा वो बोले भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जी जो जराइम के दलदल में धंसे हुए एक आदमी से आप ये तवक्को रखती हैं जो टोटली हर फ्रंट के ऊपर फेल हुआ है कि वो आके तो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के उसके मुंह से कभी कलभूषण का लफ्ज़ आपने सुना है? या पाक फौज ने एक ऐसे जालिम आदमी को गिरफ्तार किया जो पूरे बलूचिस्तान में तबाही फेर रहा था, कभी एक लफ्ज़ कलभूषण के बारे में नहीं सुना। और ये तो दोहरे मयार हैं अमेरिका के, यानी हम ही पे ड्रोन मार रहे हैं और हम ही कह रहे हैं कि जनाब यानी हम ब्रीडिंग ग्राउंड हैं, इसलिए ये बचेंगे नहीं। इनको पता नहीं है, ये अफ़गानिस्तान को आज तक भी नहीं समझ सके। वो बूमर रहेंगे इफेक्ट होता है कि जब वो ओवर गोल सा रिंग फेंकते हैं ना तो वापस आता है। ये अमेरिका को याद रखना चाहिए। अब आपने जो बात की है ना, मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये जो शरीफ फैमिली है, डायनेस्टी, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, इसके अदारों को क्या समझती है? इनकी कोई जागीर है? ये कोई जाती उमरा है कि जहां इनका हुक्म चलता होगा? ये पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है, उसने फैसला किया है, ये मुंह की खाएंगे अगर ये अमल दरामद नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि नैब और उसका चेयरमैन नहायत दर्जे का बेईमान आदमी है। वो यहां से 6 रोज पहले यहाँ से वियना छुट्टी पे चला गया और मुल्क और कौम सूली पे लटके हुए हैं। तुम्हें छुट्टियां याद आ रही हैं? वो छुट्टी चला गया है, जाते हुए एक सर्कुलर निकाल के गया है, उसकी अदम मौजूदगी में ना कोई डिप्टी चेयरमैन, ना कोई डीजी, कोई किसी को ना गिरफ्तार कर सकता है, ना नोटिस कर सकता है, ना पकड़ सकता है। अमलन नैब को एट हार्ट छोड़ के चला गया है। इसलिए मैं समझता हूं नैब ने जो कुछ आज तक किया है, मेरे ख्याल के मुताबिक सिफर कार्रवाई की है, सिफर। आम आदमी कोई होता, 2-4 करोड़ रुपए का गबन होता, ये उसको भी पकड़ लेते, उसके घर बार को भी और ढोर डंगर को भी उठा के ले जाते, 90 रोज का रिमांड लेते। आपके सामने हुआ है इस पाकिस्तान के अंदर। मैं नहीं समझता ये क्या तमाशा हमारे सामने लगा हुआ है। ठीक है, एजाज चौधरी साहब आपकी बात पहुंची क्योंकि वक्त मुख्तसर है इस सेगमेंट का। ये तो बिल्कुल वाज़ेह, तो नैब को कोई काम ही नहीं करना था, नैब ने तो उठा के पेश करना था नैब अदालत के अंदर। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये बताइए, जो 190 के तहत आप हथकड़ियां डलवाने की बात करते हैं और ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, इस पर आपका क्या स्टैंड है? इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो नैब के सामने पेश नहीं हो रहे, उनकी फैमिली पेश नहीं हो रही, तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस तमाम प्रोसेस को किस तरह से देख रही है? क्या ये हथकड़ियां डालना, सुलाखों के पीछे बंद करना, ये क्या मसले का हल होगा या हम मुल्क को और हुकूमत को किसी और मुश्किल की तरफ धकेल देंगे? देखिए, इसमें मसलहत की बात हम नहीं करेंगे, हम तो ये बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी हमेशा से अदलिया की और इदारों की सुप्रीमेसी के कायल रही है और उसका एहतराम करती आई है। और हमारे वज़ीर आज़म को भी जब हटाया गया था तो उन्होंने खामोशी के साथ अपना चार्ट छोड़ के इन हाउस चेंज करके राजा परवेज़ अशरफ को लाए और वो जमहूरियत का सिलसिला चलता रहा। इनका भी वही है, न वोट की हुर्मत ख़राब हुई है, न जमहूरियत ख़तरे में पड़ी है। वो इन हाउस चेंज हुआ, इन्हीं की जमात का एक आदमी जिनको ये चाहते थे वो अपने वजारत अज़मा के मनसब पे आके वो जमहूरियत का सफ़र रवां दवा है। मैं अब आपकी 2 पॉइंट्स पे मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये जो रिव्यू पिटीशन आप बार बार सब हम कह रहे हैं, पिटीशन उसी अदालत में उसी बेंच के साथ जब जा रही है तो वो टेक्निकल ग्राउंड सिर्फ देखे जाते हैं कि कोई प्रोसीजरल लैप्स तो नहीं हो गया, कोई टेक्निकल ऐसी मिस्टेक तो नहीं हो गई जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये डिसीजन का रिव्यू है, दोबारा हेयरिंग कोई चीज़ नहीं है। ये एक बात मैं क्लियर कर दूँ सबतैन। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो नैब में नहीं जा रहा है और ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। हाँ, अगर रिव्यू पिटीशन ने कोई स्टे दिया हुआ होता है नैब के अगेंस्ट इनको, तो ये बिल्कुल नहीं जाते, कानून के तहत इनको ठीक है, इसका कोई स्टे तो सामने मौजूद ही नहीं है ना मिर्जा इख्तियार साहब, आप दुरुस्त हमारे। अगर हम देखते हैं कि क्या तरीकाकार होना चाहिए तो तरीकाकार को तो फॉलो नहीं किया जा रहा। जनरल साहब, आपका जल्दी से जवाब लेना है इसी मौजूद के ऊपर, फिर हमें ब्रेक पे जाना है कि इस वक्त अगर 190 की वही जो बात करते हैं और अगर फौज को बुलाती है अदलिया, तो सिचुएशन जो है, जो पहले ही इदारों के ऊपर कॉमेंट्स किए जा रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं, तो मजीद खराब नहीं हो जाएगी क्या? देखिए, इदारों पे तो ना कमेंट्स रुकेंगे ना कुछ होगा, क्योंकि इसलिए कि जो इनकी नाअहली हुई है वो इनकी अपनी वजह से हुई है।
और इदारों को अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो चीफ आर्मी स्टाफ बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि उस हुक्म की तामील होगी और इससे ना मुल्कों को नुकसान होगा ना इदारों को कुछ होगा। एक आदमी की ज़ात किसी मुल्क के लिए इतनी आम कभी भी नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा, हम ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो यही नैब के ऊपर हमने मुख्तसरन गुफ्तगू करनी है कि नैब के सामने अगर पेश नहीं होंगे तो फिर क्या कुछ हो सकता है। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें हम नैब की, और नैब ने आखिरी और कतई नोटिस जो है वो नवाज शरीफ साहब को भेज दिया है। अब इसके बाद भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं पेश होते तो फिर क्या कुछ हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कह सकती है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए। जनरल साहब, आपके कॉमेंट्स। जिस तरह बार बार सब ने कहा है कि आइन और कानून की पाबंदी होनी लाजमी है इस मुल्क में, और ये पहली दफ़ा है कि इतनी बड़ी फैमिली, हमारे 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, इनका सामना करना पड़ रहा है उनको। तो कानून की पाबंदी हर लिहाज से, हर तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई लिहाज, कोई कानूनी मुँह शगाफियाँ निकालना, ये पब्लिक को इंसाइट करना, लोगों को इंसाइट करना, वकला को इंसाइट करना, इन सब का मैं समझता हूँ हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि एक शख्स की खातर मुल्क को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, एजाज चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब क्या कोई वीआईपी मुल्जिम है? ये कोई नया वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए डिक्शनरी में। नहीं पेश होंगे तो क्या कुछ सलूक हो जाना चाहिए, और क्या है जो नहीं हो रहा? महरीन, इस वक्त तक ECL पे उनका नाम डाला जाना चाहिए था, और उसके बाद जब उन्होंने नोटिस का पॉजिटिव जवाब नहीं दिया तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती थी, उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता था, मुंजमद हो जाने थे। अगर कोई और आदमी होता तो ये काम हो चुका होता। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, JIT ने इन्वेस्टिगेशन की हुई है, उस JIT ने जिसके बनने के ऊपर मिठाइयाँ तकसीम की गई, जफ्फियाँ डाली गई, खुशियाँ मनाई गई, उस JIT की रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ रेफरेंस पसंद नहीं आई। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, वक्त खत्म हो गया। इत्याब एक साहब का भी कमेंट ले लें, क्या आप ही समझते हैं ये जो कुछ एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं वो सब कुछ होना चाहिए? हथकड़ियाँ लगे, अकाउंट मुंजमद हो जाए, ECL में नाम डाल दिया जाए, और अब तक क्यों नहीं हो सका ये? नहीं, ये सब चीज़ें तो उसके हतमी रिजल्ट्स हैं, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, कानून अलग-अलग आम आदमी के बादशाह सलामत के लिए नहीं होता, कानून एक होता है। क्या पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्लों को तारीख़ में ये लिखवाना चाहते हैं कि हमने 2 कानून बनाए थे और नैब ने एक डिफरेंट कानून से अपने नवाज शरीफ को उनके खानदान को ट्रीट किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, जैसे कि एजाज चौधरी साहब ने भी फरमाया कि ECL में नाम भी डाला जाना चाहिए, उनकी तलबी भी होनी चाहिए, जिस तरह भी हो उनको सामने पेश किया जाना चाहिए, तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए, रेफरेंसेस को दायर वक्त पर हो जाना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। जन साहब आपका बहुत शुक्रिया, एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, मिर्ज़ा इत्याब एक साहब आप, और जाना चकज़ई साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।